हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम तो हो गया खत्म। अब है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम जो कि अप्रैल में होने वाला है। और काफी बच्चों ने मुझे कहा कि सर उसमें से कुछ टॉपिक जो हैं वो डिफरेंट है, जो हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में पढ़े थे, तो जो अलग टॉपिक है उन पे आप वीडियोस बना दो। तो क्योंकि ऐसे वीडियोस पहले नहीं थे तो अब मैं उनके वीडियोस लेके आऊंगा। थियरी पार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे और फिर एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और जो भी यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा उसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको हमारी किड्स कॉमर्स जोन की जो ऐप है उसमें मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक उसका आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं दोस्तों? सपोज करो कि आपने 2018 में आपने एक गाड़ी खरीदी, अब 2022 में उसको बेच रहे हो, तो क्या आपको वो कीमत मिलेगी जितने में आपने खरीदी थी? आंसर इज नो, पूरी कीमत हमें नहीं मिलेगी। सपोज करो आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी थी और 2022 में बेच रहे हो, तो सपोज करो आपको 3 लाख मिल रहा है। इसका मतलब 2 लाख आपको कम मिला, तो जो वैल्यू उसकी कम हुई उस वैल्यू को हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। तो देखिए दोस्तों, किसी भी फिक्स एसेट की एक्सेप्ट लैंड को छोड़कर बाकी हर एक एसेट की एक लाइफ होती है। जितनी देर के लिए जितनी देर के लिए हमारे लिए वो काम करता है। जैसे हमने कोई मशीन खरीदी या गाड़ी खरीदी तो उसकी एक लाइफ होगी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब वो उसकी लाइफ कंप्लीट होती है, तो वो कंप्लीट हो जाती है, तो वो काम करना हमारे लिए बंद कर देती है। तो वो जो धीरे धीरे उसकी लाइफ कम होती है, वो जो धीरे धीरे उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर, बिकॉज ऑफ विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कोई भी फैक्टर रहा हो जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हुई, उसी को हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन जो है एक परमानेंट होता है, परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज। परमानेंट मतलब ये हमेशा के लिए होती है, ऐसा नहीं है कि एक साल वैल्यू कम हुई अगले साल बढ़ गई, ऐसा नहीं है। परमानेंट डिक्रीज होती है। और ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम होती है, ऐसा नहीं है कि इस साल 1 लाख थी, अगले साल अचानक से उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो धीरे 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 विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होती जाती है, उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो डेप्रिसिएशन है बेसिकली 3 वर्ड्स हैं, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। बाद में बात करते हैं। डेप्रिसिएशन हम लगाते किस में है? याद रखो, डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगती है? फिक्स एसेट पे। तो ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स एसेट पे लगाते हैं। और फिक्स एसेट आपने पढ़े भी हैं कि 2 तरह के होते हैं, एक टेंजिबल और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे आपने पढ़े हैं इंटेंजिबल। तो दोनों ही एसेट्स, टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल, टेंजिबल एसेट किसे कहते हैं? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनकी कोई फिजिकल शेप है। फॉर एग्जांपल मशीनरी है, फर्नीचर है, प्लांट है, तो ये टेंजिबल में आ गए। जिनकी कोई शेप नहीं है, जैसे गुडविल हो गई या पेटेंट हो गए या कॉपीराइट हो गए, ये सारा मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि इनके क्या मतलब हैं। तो इनको हम बोलेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। तो दोनों पे ही डेफिनेशन लगती है, लेकिन जो इनके नाम हैं वो अलग अलग है। एक आपने वर्ड अभी सुना डेप्रिसिएशन, एक और वर्ड होता है वो होता है एमोर्टाइजेशन, और एक और वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं डिप्लीशन। तीनों का मतलब सेम कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, लेकिन तीनों अलग अलग टर्म्स के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है? डेप्रिसिएशन जो है हमारे जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं, टेंजिबल एसेट्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कौन कौन से, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, ये हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। तो जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं उनकी वैल्यू, जो वैल्यू डिक्रीज होती है उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है दैट इज डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन, ये वर्ड यूज किया जाता है इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। इनटेंजिबल एसेट्स मैंने अभी आपको बताया भी किसे कहते हैं, गुडविल, लीज, पेटेंट, इनको हम कहेंगे इंटेंजिबल एसेट्स। तो इनकी जो वैल्यू डिक्रीज होती है इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज अमोर्टाइजेशन। और डिप्लीशन किसके लिए यूज किया जाता है? जो हमारे वेस्टिंग एसेट्स होते हैं, वेस्टिंग एसेट्स, या हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, भाई नेचर, जो नेचर की देन है, नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल कोल माइंस हैं, ठीक है, क्रूड वेल्स हैं, लकड़ी है, टिम्बर है, तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो इनकी जो वैल्यू कम होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिप्लीशन। जैसे कोल माइन है, तो आपको पता है कि एक माइन है, उसमें से हम कोल निकालते रहते हैं, लेकिन एक समय ऐसे आता है जब वो कोल उसमें से खत्म हो जाता है। तो जैसे जैसे हम कोल निकालते जाएंगे उसकी वैल्यू जो है कम होती जाएगी, लेकिन जो वैल्यू कम हुई इसके लिए हम जो टर्म यूज करेंगे दैट इज डिप्लीशन। ये आपने जरूर याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन
निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन हम निकालते कैसे हैं। देखिए डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड, या इसको ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू, या फिर इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। सबका मतलब सेम ही है भाई, ठीक है, सबका मतलब सेम, अलग अलग नाम से आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत होना, सबका मतलब सेम है। डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, और यहां पे भी मैं वर्ड एस्टिमेटेड लिखूंगा। अब मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर लूं, टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट यानी किसी एसेट को खरीदने में जो हमारा खर्च आया, लेकिन आप याद रखोगे क्या, मान लो कि कॉस्ट ऑफ मशीन, एक मशीन है, उसकी जो कॉस्ट है वो 1 लाख रुपए की है, ठीक है। अब एक मशीन आपने 1 लाख में खरीदी तो अपने अपनी फैक्ट्री में लगानी है, फैक्ट्री में चल के तो वो आएगी नहीं, उसके लिए आपको कोई ना कोई कैरेज ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देना पड़ेगा। तो सपोज करो कि आपने उस पर कुछ किराया भी दे दिया, कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने दे दिए 10,000 के, आप ट्रांसपोर्टेशन भी दे दिया। बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि उठा के ऐसे लगा दी, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए कई बार इंजीनियर्स या फिर लेबर के लोग भी हमें लगाने पड़ते हैं, तो उसके जो चार्जेस हमें देने पड़ते हैं, इसको हम कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, वो भी हमें इसके साथ जोड़ने पड़ेंगे। तो 1,20,000 जो है इसकी बनेगी टोटल कॉस्ट। तो याद रखना कि किसी एसेट की परचेज कॉस्ट ही नहीं, आप सिंपल इतना याद रखो, परचेज से लेकर, खरीदने से लेकर एसेट को रेडी फॉर यूज, यानी यूज के लिए रेडी करने के लिए जो खर्चा आएगा उसकी कॉस्ट में ऐड कर देना है। हमने एसेट खरीदा 1 लाख का, लेकिन अभी इसको चलाना है, चलाने के लिए पहले तो हमें उसको फैक्ट्री में पहुंचाना है, पहुंचाने के बाद फिर उसको इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करने हैं। तो एक खरीदने से लेके उसको जब तक हम उसको यूज करने के लायक नहीं बना देते, तब तक जो उसका खर्चा आएगा वो उसकी कॉस्ट में जुड़ जाएगा, वो टोटल कॉस्ट आपने यहां पे लेनी है। तो ये आप यहां पे लोगे 1,20,000, ठीक है। अब आते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। देखो मैंने कहा कि हर मशीन की एक लाइफ है, मान लो 10 साल है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 साल के बाद वो मशीन, जरूरी नहीं है 10 साल के बाद, 8 साल भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, लेकिन मान के चलो कि चलो 10 साल के बाद उस मशीन की लाइफ खत्म होगी, मतलब उसने हमारे लिए काम करना बंद कर दिया। तो क्या करोगे, इस मशीन को फैक्ट्री से बाहर निकाल दोगे, ठीक है। क्या करोगे, कबाड़ में बेच दोगे, भाई इसको कबाड़ी को दे दो, हम नई मशीन लगाएंगे। तो उस मशीन के बदले में वो जो कबाड़ी आपको पैसा देगा, उसी को हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू, सबका सेम ही मतलब है। एस्टिमेटेड क्यों कहा, क्योंकि मशीन की डेप्रिसिएशन हम पहले साल से कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या पता कि 10 साल के बाद इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या रहने वाली है, तो इसलिए उसका एस्टिमेट लगाया जाता, अंदाजा लगाया जाता कि हो सकता है ये इतने में बिक जाए, ठीक है। और एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, भाई एक वॉशिंग मशीन में घर में लेके आता हूं तो हमें दुकानदार क्या कहता है, भाई 7 साल की गारंटी, मतलब इसकी लाइफ जो है 7 साल है या 10 साल है या 15 साल है, तो एक एस्टिमेट होता है वो। तो अगर एक मशीन की लाइफ जो, जिसका एस्टिमेट हम लगाते हैं कि ये 10 साल काम करती है, जरूरी नहीं है कि वो 10 साल ही काम करे, हो सकता है वो सिर्फ 7 साल, 8 साल, 9 साल, या हो सकता है 12-15 साल तक काम कर जाए, लेकिन एक एस्टिमेट होता है कि इतने साल वो हमारे लिए काम करेगी, उसी को कहते हैं एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास थी, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू मान के चलता हूं कि 20,000 है, और मान लो इसकी जो वर्किंग लाइफ है वो 10 साल थी, तो 1,20,000 में से 20 माइनस कर लिया, बचा कितना 1 लाख, उसको 10 के साथ डिवाइड कर लिया। इसका मतलब कि वो जो मशीन थी उसकी वैल्यू हर साल 10,000 रुपए कम होगी। तो ये जो वैल्यू उसकी कम हुई, इसी को मैं क्या बोलूंगा, इसी को मैं बोलूंगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। तो ये आ गया डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला। क्यों इंपॉर्टेंट है, एक तो या तो फॉर्मूला पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, या ये पूछ सकते हैं कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें 3 चीजें चाहिए, टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, ये 3 चीजें चाहिए डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। अब आते हैं आगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको कैसे निकालना है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, देखिए डेप्रिसिएशन आ गई, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का आपको फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी परसेंटेज में बात कर रहा हूं कि परसेंटेज में आपको कैसे निकालनी है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए पहले आपके पास होनी चाहिए डेप्रिसिएशन, वो हमने निकाल ली, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, ये वाली टोटल कॉस्ट डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो अभी हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी वो हमने कैलकुलेट की थी 10,000, और टोटल कॉस्ट हमने
कुल बनाई थी 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जरा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो कैलकुलेटर यूज कर लूं मैं, मेरे लिए तो अलाउ है। 10,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, तो अप्रोक्सीमेटली 8.33। ठीक है, ऐसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको परसेंटेज में ऐसे फ्रैक्शन में नहीं दी होगी, 10%, 15%, 8%, 5% इस तरह से दी होगी। तो खैर यहाँ पे 8.33%, यानी उस मशीन की वैल्यू जो है हर साल मशीन की जो टोटल कॉस्ट है उसका 8.33% कम होगी। और ये जो डेप्रिसिएशन लगती है इसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज तो हमने बता दिया, किसमें लगती है, स्ट्रेट लाइन मेथड में लगती है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या, अब आगे उसके बारे में बात करेंगे। मेथड्स ऑफ, अब डेप्रिसिएशन लगाने के कौन कौन से मेथड्स हैं? मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, डेप्रिसिएशन लगाने के कौन कौन से मेथड हैं? तो इसमें दो बेसिकली, पहले ज्यादा मेथड थे लेकिन अब दो ही हैं। पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर इसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको हम एक्चुअल कॉस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा है इसमें डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, या फिर इसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं, या फिर इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, तो नाम अलग अलग हैं, मतलब एक ही है। सबसे पहले हम करेंगे पहले वाले मेथड की बात, जिसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें हमें डेप्रिसिएशन कैसे लगानी है? देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या करना है कि जो डेप्रिसिएशन हम पहले साल एक्चुअल कॉस्ट पे, याद रखना पहले साल एक्चुअल कॉस्ट पे कैलकुलेट करेंगे, वही डेप्रिसिएशन हमें हर साल लगानी है। एग्जांपल के तौर पर मान लो एक मशीन है, कॉस्ट ऑफ मशीन, जो मैंने खरीदी 1 अप्रैल 2014 को 1 लाख रुपए में। ठीक है, और सपोज करो इस पे हर साल हमें डेप्रिसिएशन लगानी है 10%, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। तो माइनस कर लो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, साल की लगानी है। तो कब लगेगी आन? साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2015 को। तो 1 लाख का 10% करोगे तो वो आ जाएगा 10,000, वैल्यू इसकी बची। एक साल के बाद इसकी वैल्यू रह गई 90,000। अब अगले साल की डेप्रिसिएशन हर साल लगानी है। डेप्रिसिएशन ऑन कब? 31 मार्च 2016। बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है स्ट्रेट लाइन मेथड में। जो डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट पे आप कैलकुलेट करोगे, वही याद रखना, एक्चुअल कॉस्ट पे वही आपने हर साल के जो है लगाते जाना है। 80,000 रह गई। मान लो डेप्रिसिएशन अगले साल भी लगाता हूं ऑन 31 मार्च 2017, सपोज करो उस पर भी लगानी है, तो क्योंकि हर साल वही डेप्रिसिएशन लगानी है तो 10,000 होगी, तो वैल्यू रहेगी 70,000 एंड सो ऑन करते जाना है जब तक आपको पूछा होगा। अब इसको क्यों अलग अलग नामों से जाना जाता है उसके बारे में बात करते हैं। एक ग्राफ बना रहा हूं, सपोज करो यहां पे ईयर दिए हैं, कहां से स्टार्ट है? 2015, 2016, 2017, 2018 एंड सो ऑन। ठीक है, और यहां पर मान लो 10,000 डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन है, यहां पे 10,000, ये आगे मान लो 9,000, ये आगे मान लो 8,000 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करते नीचे करते जाना, फिलहाल खैर में जरूरत नहीं है। 2015 में कितनी डेप्रिसिएशन थी? 10,000। ये 2015 कितनी डेप्रिसिएशन थी? 10,000, यहां मार्क कर लिया मैंने। ठीक है, 2016 में कितनी डेप्रिसिएशन थी? ये आ गया 2016। आप देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10,000, तो इसके ऊपर और इसके सामने मार्क कर लिया। 2017 में कितनी डेप्रिसिएशन थी? यहाँ पे आ जाओ, कितनी? 10,000। 2017 इसके ऊपर और डेप्रिसिएशन के सामने। अब इसका सीधी लाइन खींचो, तो ये क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसकी डेप्रिसिएशन की इंस्टॉलमेंट है वो हमेशा क्या है? हर साल क्या रहेगी? फिक्स। आप देख रहे हो हर साल 10,000 है। और एक्चुअल कॉस्ट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो डेप्रिसिएशन आपने एक्चुअल कॉस्ट पे कैलकुलेट की थी, आपने देखा हर साल वही डेप्रिसिएशन ले रहे हो, इसलिए इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। क्यों पुकारा जाता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं, अच्छा जो वो फॉर्मूला था ना डेप्रिसिएशन निकालने का, वो सिर्फ इस पे अप्लाई होता, किस पे? स्ट्रेट लाइन मेथड पे।
डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पे वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, डेप्रिसिएशन निकालने वाला फॉर्मूला डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में हमें डेप्रिसिएशन पहले से दी होगी। अब बात करते हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड की। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए जी, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड की बात करते हैं। हटा भाई सारा। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, तो मान लो यही एग्जांपल लेता हूं, कॉस्ट ऑफ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2014, तो मशीन की वैल्यू सपोज वही 1 लाख ले लेते हैं। अब मान लो इसमें भी डेप्रिसिएशन 10% है, माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कब लगेगी? 31 मार्च 2015। तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000। क्लियर है? अब हम बात करते हैं आगे, 90,000 बचा। अब इसमें क्या है, असल कहानी यहां से शुरू होती है कि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में क्या करना, आपने डेप्रिसिएशन लगा ली, जो वैल्यू बची आपने हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगानी। अभी वैल्यू कितनी बची डेप्रिसिएशन देने के बाद? 90,000। तो अगली डेप्रिसिएशन जो होगी एट द रेट ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2016 इस 9,000 पे होगी। 90,000 का 10%, तो 90,000 का 10% हो गया 9,000, यानी अब वैल्यू बची 81,000। अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी, याद रखना, एट द रेट ऑफ 10% ऑन 31 मार्च 2017 इस 81,000 पे जो बैलेंस बचेगा ना, अगली डेप्रिसिएशन उसी पे काउंट करनी है आपने, 8100। तो बचा कितना? 72,900। अब इसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड क्यों कहते हैं? 2015, 2016, 2017 एंड सो ऑन। मान लो यहां पे डेप्रिसिएशन थी 10,000, 10 के लिखूंगा, यहां पे 9 के, यहां पे 8 के, तो इस तरह से यहां पे 7 के डेप्रिसिएशन थी। 2015 में कितनी डेप्रिसिएशन है? 10,000, तो मैं यहां मार्क कर लूंगा 2015 के ऊपर और यहां 10,000 के सामने। 2016 में 9,000, 2016 यह आ गया 9,000, यहां मार्क कर लिया, ये 9,000 है आपका, इसके सामने मार्क किया है। 2017 में कितनी है? 8100, तो ये 8 है, इसके स्लाइड ऊपर कर लो 2017 में, यहां पे अप्रोक्सीमेटली। अब जरा इसको अगर आप ज्वाइन करोगे ना, तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं डिमिनिशिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। तो देखो ये जो डेप्रिसिएशन है ये नीचे की तरफ आ रही है। या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यानी जो वैल्यू रिटर्न मतलब डेप्रिसिएशन निकालने के बाद आई उसी पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रिटर्न डाउन होता है वैल्यू का डाउन मतलब नीचे आना। या फिर रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, रिड्यूसिंग कैसे कि देखो पहले कितनी थी डेप्रिसिएशन 10,000, रिड्यूस होकर कितनी रहेगी 9,000, फिर अगले साल कितनी रहेगी 8100, फिर अगले साल कितनी रहेगी, इससे भी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू जैसे एसेट की वैल्यू कम आ रही है, कितनी आई 1 लाख से 90, 90 से 81, 81 से 72,900, वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी कम आ रही है। 10,000 से कितना 9,000, 9,000 से कितना 8100, तो वैसे वैसे इसकी वैल्यू भी कम आ रही है, इसलिए इसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारा डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला था ना, वही टोटल कॉस्ट माइनस फेयर वैल्यू डिवाइड एस्टिमेटेड लाइफ, वो याद रखना, वो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे अप्लाई होता है, रिड्यूसिंग पे नहीं। रिड्यूसिंग पे आपको हमेशा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा। ठीक है, अच्छा, ये कुछ बेसिक चीजें मैंने बताई। अब इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये तो मैंने अपने से बताया। लो भाई, आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये एक पीडीएफ मैंने बना रखी है, ये पीडीएफ मैंने बना रखी है, लेकिन आज इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसको मैं डिस्कस करूंगा अब कल के सेशन में। ये देखिए, ये आपके सामने मैंने पीडीएफ है, डेप्रिसिएशन क्या है, उसका मीनिंग, ठीक है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, उसके बारे में बात करेंगे, ये कल के सेशन में। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन, इन शॉर्ट मैंने आज आपको समझा दिया हुआ है सारा, बस इसको कल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, उनके मतलब, फिर रीजन फॉर ऑफ डेप्रिसिएशन, क्यों डेप्रिसिएशन लगती है, क्या क्या रीजन रहते हैं डेप्रिसिएशन के, उसके बारे में बात करेंगे। फिर नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्यों लगाई जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और देन और क्या है भाई, फैक्टर्स डिटरमिनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन निकालने में काम आते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन आज ही बात की, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगी हमारी किड्स कॉमर्स जोन की ऐप में, लेकिन कल डिस्कशन के बाद, अभी नहीं, आज डाउनलोड कर लो, कल इसकी मैं थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और कल के सेशन में
हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 2-3 करेंगे, क्योंकि इसमें से प्रैक्टिकल पार्ट पूछे जाने की चांसेस ना के बराबर है। थ्योरेटिकल पार्ट आएगा और एमसीक्यूज भी करेंगे। तो कोशिश करूंगा कल या अगले दिन ये टॉपिक अगले 2-3 दिन में 2 दिन में मैं कंप्लीट करूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पकड़ूंगा जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो उसमें है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में, तो वो कंप्लीट करूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, रिवाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि कल और परसों एमसीक्यूज डिस्कस करने वालों में तो जो मैंने करवाया इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, ऐसे ही एमसीक्यूज आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसके लिए तैयार रहना। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।